गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे आप सब जानते हैं मेरा नाम ऋषभ है और आज काफ़ी समय के बाद मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फिजिक्स। बेसिकली आज से हम स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड फिजिक्स और जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए यूज़फुल होगा। बहुत सारे आपके बोर्ड्स के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई नीट, जेई एज वेल एज नीट, इन सारे एग्जाम्स के लिए। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? ओके, लेट मी राइट डाउन द टॉपिक ओवर हियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम छोटे छोटे वीडियोस में इसके कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे एंड फाइनली विल डू सम गुड क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानने से पहले एक टर्म हमें पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, किस किस को पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए, अच्छा, बहुत बार आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना बहुत सारे डिवाइसेस का प्रिंसिपल रहता है, राइट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद पता है ना? संधि विच्छेद जो हम हिंदी में करते थे। तो इसको इलेक्ट्रो अलग कर लेते हैं, मैग्नेटिज्म अलग कर लेते हैं, इसको तोड़ के समझते हैं। तो जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है हमें इलेक्ट्रो और दूसरा हमें मिलता है मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो साफ साफ सीधा सीधा समझ में आ रहा है, ये समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक है, राइट? यानी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, राइट? इलेक्ट्रिक करंट हो गया, आपके कैपेसिटर्स हो गए। ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रो पार्ट। इलेक्ट्रो पार्ट बेसिकली डील करता है चार्जेस से, राइट? इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये हमने पढ़ा हुआ है अपने पिछली क्लासेस में। तो इलेक्ट्रो में हम डील करेंगे चार्जेस से। वही मैग्नेटिज्म, हम सबको पता है मैग्नेटिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसमें इसके अंडर लाइक इसके अंदर क्या क्या आता है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसके अंदर पढ़ाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। देन हम इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ओके? और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, राइट? ओके। अच्छा, इलेक्ट्रो को थोड़ा सा और हम अगर क्लासिफाई करें तो इसमें भी हम दो चीजें निकाल सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। थोड़ा सा अगर आप वर्ड्स को पकड़े यहाँ पे, तो इलेक्ट्रो अगेन रिलेटेड टू चार्ज, but statics is about something which is at rest or something which is at stationary state of motion, right? कोई भी चीज अगर स्टेशनरी है तो उसको स्टैटिक्स में लाते हैं। तो यहाँ पे चार्ज रेस्ट, इसका मतलब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जो है ये रेस्ट पे है, तब जो इसकी स्टडी होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि हमारा राइट नाउ टॉपिक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें, इलेक्ट्रो अगेन मीन्स चार्ज, डायनेमिक्स इज समथिंग विच रिलेट्स टू मोशन। जब कभी भी कोई चीज मूव करती है तो उसको हम डायनेमिक्स में रखते हैं, राइट? जब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, विद सम एक्सेलरेशन, तो उसकी जो स्टडी होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे चाहे तो मैं लिख भी देता हूँ, रुके हुए चार्ज की स्टडी। यहाँ पे मूव करते हुए
चार्ज की स्टडी, राइट। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या है। अच्छा, कई बार इन सब चीज़ों में हमने देखा, ओके, यहाँ पे भी देखा ये चार्ज टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे चार्ज टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी देखा यहाँ पे चार्ज टर्म आ रहा है। अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज के बारे में हम देख चुके हैं कई बार कि चार्ज बार बार हमारे सामने आ रहा है। तो अब इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब सब जानते हैं इसके बारे में, हमने बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में। एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बहुत बेसिक, क्योंकि एडवांस तक जाने का रास्ता बेसिक से ही स्टार्ट होता है। तो पहली सीढ़ी तो कवर करनी ही पड़ती है, तो फटाफट हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट विद दिस वेरी बेसिक थिंग which is known as what, which is known as an atom. It is very basic, but it is the fundamental unit of any matter, right? Any matter, building block of any matter, you can say. तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये चीजें क्या है, ये सर्कल सर्कल दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं शेल्स। और शेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स में हमारे पास चार्ज पार्टिकल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो यही हमारे तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन पे चार्ज होता है, प्रोटॉन्स होते हैं इन पे चार्ज होता है। यहाँ लिख लेते हैं छोटा सा, ये हमारे प्रोटॉन्स हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये हमारे न्यूट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज, राइट, अपोजिट टू प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन्स बेचारे होते हैं न्यूट्रल, यानी कि ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, बस न्यूट्रल। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट, एट द सेंटर ऑफ द एटम, ओके। whereas these electrons these lie in the shells, ये कहाँ रहता है, ये रहता है शेल्स में, ओके। usually in a neutral atom number of proton is equals to number of electrons, और यही कंडीशन होती है an atom to be neutral। न्यूट्रल होने की कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल। फाइन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखो, नेचर तो हमें पता लग गया, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ये एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चार्ज, लेट्स से हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट वन इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता था 1.6 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस हाउ मच, 19 कूलम्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो आप, नेगेटिव, नेगेटिव ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई डायरेक्शन नेगेटिव नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर। वेयर एज अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो वहां पे अगर चार्ज में क्यू नॉट या क्यू पी लेके मानता हूँ तो ये क्या हो जाता है, वन इलेक्ट्रॉन के बराबर। मैग्नीट्यूड हो जाता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, एंड दिस इज पॉजिटिव, ओके। मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट नेचर इज ऑपोजिट। यहीं से एक सवाल आता है, चलो मुझे बताओ फटाफट, ये भाई साहब चार्ज जो है ये स्केलर है या वेक्टर है, कौन बताएगा, सोचो थोड़ा। देखो, स्केलर है कि वेक्टर है। स्केलर क्या होते हैं, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बताते हैं। देखने को तो यहाँ पे देखो, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, डायरेक्शन बता रहा है क्या ये, मतलब क्या हो सकता है, स्केलर या वेक्टर। ये भाई साहब हमारा स्केलर है ना कि वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये, अगर आप चार्ज बता रहे हैं कि इस बॉडी पे चार्ज इतना है, तो ये सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहे हैं, ना कि उसके डायरेक्शन के बारे में। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइंस हैं ये नेचर ऑफ चार्ज बताते हैं, एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज का डायरेक्शन नहीं होता।
Okay, so that's why it is a scalar quantity, right? Whereas charge on neutron is zero. Charge on neutron, if I write, is zero because it's neutral. Net charge on neutron is zero. ऑल राइट, चलो एक चीज और बताओ, ये सी क्या है? यहाँ पे हमने जो यूनिट लिखा चार्ज का, ये सी, सी क्या है? सी है कूलम, राइट? कूलम्स इज द यूनिट ऑफ चार्ज। फाइन फाइन, ओके। चलो, बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ज्यादा गहराई नहीं नापेंगे क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं अपने लोअर क्लासेस में। सो बस एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये हमने देख लिया, इनकी चार्जेस के बारे में बात कर ली, मास के बारे में भी बात कर लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो किसी को पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कितना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन में? होता भी है मास या नहीं होता? देखो चार्ज तो है, ये तो पता है। क्या मास होता है? यस, मास होता है। और मास की वैल्यू क्या होती है? मास की वैल्यू भाई साहब होती है आपकी 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 किलोग्राम। समझ रहे हो? -31 किलोग्राम, कितना कितना छोटा है यूनिट है ये, ठीक है? वहीं पे अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.67 इंटू 10 raised to the power -27 किलोग्राम। Mass of neutron is also equal to mass of proton, which is equals to 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kilograms. अब देखो ध्यान से, मास ऑफ प्रोटॉन कितना छोटा है? 10 रेस्ट टू दी पावर -27, यानी 0.27 जीरो लगाओ, लगा के देखो एक बार। 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाँ भाई साहब, इसको करते करते आपके बचपन से जवानी आ जाएगी, और जो जवान है वो तो बुढ़े हो जाएंगे, मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। So that is extremely small. But if you compare, if you talk in relative terms इन दोनों के बारे में, तो आपको डेफिनेटली पता लगेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। कंपेयर करो ना। फॉर एग्जांपल, इस पेन का मास और मेरा मास किसका ज्यादा है? और मेरा मास इस पेन से बहुत ज्यादा है, ये समथिंग ग्राम्स में होगा, मैं कहीं 70 80 किलोग्राम का, राइट? सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, ऑल राइट देन। so this was important. Mass आपको पता होना चाहिए क्योंकि we will be dealing with charges, so a lot of questions will come up in coming up sessions. So we should be aware about the masses of these subatomic particles. Fine. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा। ये जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमने देखा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो मैंने देखा वो था 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम्स। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। So this is the smallest possible value of charge, यानी कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है चार्ज की, वन इलेक्ट्रॉन चार्ज। द चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। ओके, इससे कम नहीं हो सकती। अगर कोई फ्रेंड आपका कहता है, कोई दोस्त आपका आता है और कहता है भाई साहब मेरे पास तो 0.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, 0.5, कंफ्यूज ना होना, कूलम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की बात। कूलम्स में लिखेंगे तो इसको अगर मैं इसको कन्वर्ट करना है तो मुझे इस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पे वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपका फ्रेंड कहता है मेरे पास 0.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, कहना तुम अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है फिजिक्स का, जाओ फिजिक्स पढ़ के आओ। ओके, सो दिस इज रॉन्ग, दिस कैन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका फ्रेंड या कोई दोस्त आता है, वो बोलता है मेरे पास 1.5 या 10.2 या 100.9 या 9.999 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है, सब के सब गलत हैं। Minimum possible value of charge is 1 electron, and value of charge will be multiple, or I would say integer multiple of this value. मतलब अगर किसी पे चार्ज है तो वो हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल होगा इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज की।
क्या इतनी चीज समझ में आई? ये n स्टैंड्स फॉर इंटीजर वैल्यू। ओके, कुड बी नेगेटिव, कुड बी जीरो, कुड बी पॉजिटिव। ना इंटीजर तो पता है ना, दो हो गया अपने, होल नंबर होगा, कभी भी ये डेसिमल में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन इन द सेंस डेसिमल में नहीं होगा। और ई की वैल्यू तो आपको पता ही है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं भैया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ओके, राइट। सो इस क्वांटाइजेशन का अगर हम मतलब लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब होता है पैकेट्स। ठीक है, पैकेट्स। सपोज करो आपके पास चीनी है, आपके पास खूब सारी चीनी है, चीनी है, नमक है, आटा है, चावल है, कुछ भी है, खूब सारा। ठीक है। अब लेकिन आपको उसको खुले में नहीं बेचना, पैक करके बेचना है। और आपको पैक बनाना है 1 किलो का, राइट। आपको पैक बनाना है 1 किलो का। तो आप कहोगे मैंने रामू या शामू या जो भी है इसको कितनी चीनी दी? या तो 1 किलो का हो, या 2 किलो, या 3 किलो, या 4 किलो, या 5 किलो। ऐसी तो कह सकते हो। क्या आप कह सकते हो 7.5 किलो? आपको आधी नहीं भरनी ना, आपको पूरा भर के देना है। या तो 6 होगा, सॉरी, या तो 7 होगा, या 8 होगा। 7.5 इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ही आपके पास चार्ज है, या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर। आप 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं दे सकते, या तो 5 दोगे या 4 दोगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, राइट। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हम काफी निकालेंगे अपने आगे वाले सेशंस में, अपने निकाले भी होंगे। फाइन। तो एक कॉन्सेप्ट मैं और यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ तो फटाफट, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहुत सुना है आपने, बहुत पढ़ा भी है। कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज। सर कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज तुमने भी पढ़ा है। अरे बालको, मास के बारे में पढ़ा है तुमने? सिमिलर ही है मास से, राइट। कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या है? जो बदलेगा नहीं, बदलेगा नहीं। तो हमारा मास भी नहीं बदलता था, हमारा चार्ज भी नहीं बदलेगा। फाइन। अब ये ऐसा कब होता है ये भी जान लेते हैं फटाफट से। रुक जाओ जरा, इसको हटा दें। हट जाओ, बदलेगा नहीं। और ले लें अपना कलम। ठीक है। कंडीशन क्या होती थी? अच्छा, मास के बारे में जो आपने पढ़ा था, 11th ग्रेड में पढ़ा होगा आप सबने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने इतना पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की पहली कंडीशन होती थी कि सिस्टम शुड बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम पता है ना सबको? आइसोलेटेड सिस्टम में दो टर्म्स है, एक आइसोलेटेड और एक सिस्टम। सिस्टम इज समथिंग ऑन विच आर ऑब्जर्वेशन इज फोकस्ड, या जिस पे हम ध्यान दे रहे हैं, जिसको हमें रीड करना है, जिसको हमें स्टडी करना है, वो हमारा सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसपे बाहर से कुछ भी नहीं किया जा रहा। नथिंग इज डन फ्रॉम आउटसाइड। जो कुछ हो रहा है वो अंदर ही हो रहा है, यानी कि बाहर से उसको छोड़ दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। जो कुछ भी है वो अंदर से ही है, तो इसे कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब सपोज करते हैं इसको कि थोड़ा सा टैप करो भाई। पेन को क्या हो गया बालकों? रुक जाओ जरा, सब। ओके, 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 ओके। आइसोलेटेड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। एक हमारे पे सपोज एक सिस्टम है, एक बॉक्स है जिसको हम अपना सिस्टम मान लेते हैं। इसमें कुछ चार्जेस रखे हैं। यहाँ पे ये चार्ज Q है, Q1 जो कि है 10 कूलम्स। यहाँ पे चार्ज Q2 है जो कि है -5 कूलम्स। ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है। इसको हिलाया डुलाया, मारा पीटा, सब कुछ करा, और यहाँ से ये नया कंडीशन आ गया। इसमें क्या हुआ? ये टकराए, इंस्टेड आई वुड से टूट गए। टूट गए, दो की जगह तीन बन गए। ये हमारा क्यू Q3 आ गया, ये हमारा Q4 हो गया, ये हमारा Q5 हो गया। लेट्स सपोज ये 2 कूलम्स आ गया, ये -3 कूलम्स आ गया, और Q5 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। बताओ Q5 कितना होगा? तो भैया हमें पता है कि चार्ज हमारा कंजर्व होगा क्योंकि सिस्टम हमारा आइसोलेटेड था। तो हमें पता है समेशन ऑफ Q इनिशियल बराबर समेशन ऑफ Q फाइनल होगा।
राइट। क्यू इनिशियल यानी कि Q1 प्लस Q2, क्यू फाइनल यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सॉरी Q4, Q5 एंड Q3, राइट। Q1 है हमारा 10, Q2 है हमारा 5, Q4 है हमारा माइनस के 3, Q5 है हमारा अननोन एंड Q3 है हमारा 2, राइट। इसको सॉल्व करो, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया -1, यहाँ आएगा तो हो जाएगा 6, जो कि है हमारे अननोन की वैल्यू, राइट। जो बेसिकली यहाँ से हमें पता चला Q5 बराबर 6 कूलम, राइट। तो ये है हमारा कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। क्या ही समझ में आया? ये भी कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन आगे अच्छा हो सकता है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बने इनसे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे ना, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही मिलके उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ों को पता होना चाहिए, रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कोशिश करूंगा आपको समझाने की, कि जो हमारा चार्ज होता है ना, इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मतलब क्या होता है? मतलब मतलब कुछ अलग नहीं है, मतलब वही है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ बॉडीज दी हैं, उनके कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, और हमें Q नेट निकालना है अगर, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वही हम पे Q नेट आ जाएगा। ऐड करते हैं हम विथ साइन, क्योंकि ये साइन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं बल्कि नेचर बता रहे हैं। तो अगर कोई एक +10 न्यूटन होगा और दूसरा -5 न्यूटन नहीं, कूलम्स होगा, दूसरा -5 कूलम्स होगा, फिर +3 कूलम्स या -2 कूलम्स, ऐसा कुछ भी होगा, इसको डायरेक्टली हम ऐड करेंगे और हम पे क्यू नेट की वैल्यू आ जाएगी। ये मतलब होता है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अच्छा, तो कौन ऐसा होता है जो एडिटिव नहीं होता? आपने 11th ग्रेड पूरा पढ़ा, आपको इतना समझ में आया होगा कि ये यहाँ पे एडिटिव है। तो कुछ ऐसा भी होता है कि जो एडिटिव नहीं होता, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी? अरे भाई साहब, फोर्स। फोर्स पढ़ी है ना हमने। फोर्स को हम डायरेक्टली अगर मान लो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, F1, F2, F3, क्या है, हम इनको ऐड कर सकते हैं क्या? F नेट बराबर हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3? अरे बुड़बक, नहीं लिख सकते, बिकॉज फोर्स के लिए हमें ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और इनके लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा, या वेक्टर एडिशन, ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं रिजोल्यूशन रिजॉल्व करके, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चार्ज हो गया हमारा एडिटिव इन नेचर। सही है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ओके। अच्छा, एक चीज और बताओ। ये बताओ कि क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। कैन चार्ज बी प्रेजेंट विदाउट मास? बताओ, कैन चार्ज बी प्रेजेंट विदाउट मास? अगर मास नहीं है तो चार्ज हो सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल है? अगर आपके पास मास नहीं है, मतलब कोई बॉडी है उसका मास ही नहीं है, पहली चीज तो कोई बॉडी ही नहीं होगी अगर मास नहीं, कि मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब तक, अगर चार्ज आपको है, पता है कि यहाँ पे चार्ज है, तो मतलब मास होगा। चार्ज है मतलब मैटर है मतलब मास है। क्लियर रखो इतनी चीज दिमाग में, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, ये तो आसान था, दूसरा देखो थोड़ा टिपिकल है। कैन मास बी प्रेजेंट विदाउट चार्ज? ये बताओ। हाँ, चार्ज हो सकता है बिना मास के। नहीं, ये गलत है। चार्ज नहीं हो सकता है बिना मास के। चार्ज होगा तो मास होना जरूरी है। क्या मास हो सकता है बिना चार्ज के? है? क्या मास हो सकता है बिना चार्ज के? यस, हो सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो कहाँ समझा है, यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा जगह लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सपोज करो एक आपका एटम था। मैटर तो एटम से मिलके बनता है ना। एक आपका एटम था जिसका मास कुछ m था,
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए बराबर। अब क्योंकि ये बराबर हो गए तो इसका क्यू नेट जो है वो कितना है, 0। नेट चार्ज तो 0, मास है लेकिन चार्ज नहीं है, यही तो केस है। मास है लेकिन चार्ज नहीं है, यही तो केस है ना। अगर इन केस कुछ भी हो जाता किसी भी तरीके से, मैं इन दोनों को अनइक्वल कर दूं, राइट। मैं इन दोनों को अनइक्वल कर दूं, अनइक्वल कर दूं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अनइक्वल कर देता हूं। उस केस में क्या होगा, क्यू नेट 0 नहीं होगा बल्कि क्यू नेट कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और ये अनइक्वल मैं कैसे कर सकता हूं, ये अनइक्वल मैं कर सकता हूं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी में ऐड कर दूं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी से निकाल लूं। प्रोटॉन तो नहीं निकाल सकते, प्रोटॉन कहाँ छिपे होते हैं, सेंटर में एकदम कोने में चिपक के बैठे होते हैं न्यूक्लियस में। तो बाहर कौन होता है, ज्यादा वर्नरेबल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को ही निकाल सकते हैं या किसी में ऐड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बढ़ सकते हैं कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से ही कोई बॉडी या तो या तो चार्ज नेगेटिवली चार्ज हो सकती है या पॉजिटिवली चार्ज। तो इन्हीं नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज को ही या एटम्स को ही हम आयंस कहते हैं। फाइन, सो इतने कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक रिवीजन के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले सेशंस में हम आगे आगे कॉन्सेप्ट भी समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच। पसंद करिए, देखिए वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब भी करिए।